दो सॉलिड सब्सटेंसेस का मिक्सचर, जैसे आप सुनते होंगे अलॉय, दो मेटल्स के मिक्सचर को अलॉय कहते हैं। हो सकता है सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, तो ये बनता है लिक्विड सॉल्यूशन, जिसका बहुत कॉमन एग्जांपल है सॉल्ट या शुगर इन वाटर। तीसरे तरह का हो सकता है लिक्विड इन लिक्विड, ये भी लिक्विड सॉल्यूशन होता है, जिसका एग्जाम्पल बहुत कॉमन एग्जाम्पल है अल्कोहल यानी कि इथेनॉल इन वाटर। हो सकता है गैस इन लिक्विड, ये सॉल्यूशन भी लिक्विड सॉल्यूशन कहलाता है, और इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है सोडा वाटर। या जो कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग पीते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व रहता है। इसी तरह से जो नदी का पानी है, तालाब का पानी है, पॉन्ड वाटर, रिवर वाटर में रहता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, और इसी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स उसको यूज करते हैं। पानी में रहने वाले जीव जंतु, एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल्स, ऑक्सीजन को उनको कहाँ से मिलता है, तो जो ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व रहता है। तो ऑक्सीजन गैस है, वाटर में डिसॉल्व हो गया, तो फिर एक सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन इस तरह से कई तरह का हो सकता है, लेकिन हम लोग का जो सिलेबस अभी है वो सिलेबस में हम लोगों को अभी पढ़ना है लिक्विड सॉल्यूशंस। हम लोगों को अभी पढ़ना है लिक्विड सॉल्यूशंस। अब लिक्विड सॉल्यूशंस का मतलब क्या समझेंगे, तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जो लिक्विड स्टेट में हो। सॉल्यूशंस इन लिक्विड स्टेट। अब सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट में कौन कौन आएगा, एक आ जाएगा सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा आ जाएगा लिक्विड इन लिक्विड, और तीसरा आ जाएगा गैस इन लिक्विड। तो इस पूरे चैप्टर में सॉल्यूशंस जो नाम दिया गया है, इस सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोगों को लिक्विड सॉल्यूशंस और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। चलो इतना लिख लीजिए, फिर आगे का काम करते हैं। लिख करके बताइए। लिखिए इसे। इसका मतलब अभी तुरंत समझे, ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जो लिक्विड स्टेट में हो।
सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट। अब हम लोग सब लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन में दो तरह का पार्ट होता है सब्सटेंसेस का, जिसको कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, ये कंपोनेंट दो तरह का होता है। एक को कहा जाता है सॉल्यूट और दूसरे को कहते हैं सॉल्वेंट। अब ध्यान ये रखना है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो लिक्विड सॉल्यूशन है, और ऐसे सारे लिक्विड सॉल्यूशंस में जो सॉल्वेंट है, दिस इज ऑलवेज लिक्विड। Solvent is always liquid in liquid solutions। और जो सॉल्यूट है ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। और इसीलिए सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन का टाइप हो गया सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। जैसे एग्जांपल लीजिए, एक्वस NaOH सॉल्यूशन, एक्वस NaOH सॉल्यूशन। अब इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्टेट सॉलिड है, और एक्वस यानी कि वाटर लिक्विड है। तो हम लोगों को पहचानने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। तो सॉलिड क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूट हो गया, और लिक्विड है H2O, इसलिए H2O यहाँ पर सॉल्वेंट हो गया। और इन दोनों के डिसोल्यूशन से, इन दोनों के मिक्सचर से जो सॉल्यूशन बन गया उसका नाम हो गया एक्वस NaOH सॉल्यूशन। इसी तरह से हम लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोगों को मिलेगा अल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन। तो फिर पहचानना पड़ेगा भाई अल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन, जिसका मतलब हो गया KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अल्कोहल में डिसॉल्व किया गया है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड होता है, और इसको डिसॉल्व किया गया है अल्कोहल में जो लिक्विड होता है। तो मिल गया KOH सॉल्यूट और अल्कोहल सॉल्वेंट। ऐसे ही हम लोगों को कभी सॉल्यूशन मिलेगा सोडियम डिसॉल्व्ड इन ईथर। अभी ऐसा सॉल्यूशन सुनने को मिलेगा कि ईथर में सोडियम को डिसॉल्व किया गया है। तो सोडियम सॉलिड है, सॉल्यूट हो गया, ईथर लिक्विड है, तो ये सॉल्वेंट हो गया। चलिए इतना पूरा लिखिए। इसमें जो दोनों कंपोनेंट है वो लिक्विड है। जैसे एग्जांपल, अल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर। तो अल्कोहल भी लिक्विड
और वाटर भी लिक्विड। अभी तक तो था सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड है तो समझ गए सॉल्यूट है, वाटर लिक्विड है तो समझ गए कि सॉल्वेंट है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन अल्कोहल, अल्कोहल लिक्विड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया सॉल्यूट और अल्कोहल हो गया सॉल्वेंट। लेकिन यहाँ पर दोनों ही कंपोनेंट्स लिक्विड स्टेट में है, और इसलिए यहाँ पर हम लोग ये अप्लाई करेंगे, द कंपोनेंट, देखिए आगे, which is present in, the component which is present in larger amount, the component which is present in larger amount is solvent। जैसे 40 ग्राम अल्कोहल एंड 60 ग्राम वाटर मिलकर बना लिया 100 ग्राम सॉल्यूशन। 40 ग्राम अल्कोहल 60 ग्राम वाटर मिलके बन गया 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो देख लेना कि अल्कोहल कम है, वाटर का अमाउंट अधिक है, तो वाटर इज मोर इन अमाउंट, और इसलिए वाटर यहाँ पर हो जाएगा सॉल्वेंट। और वाटर सॉल्वेंट है तो अल्कोहल सॉल्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ले लें 60 ग्राम अल्कोहल और इसमें मिला दे 40 ग्राम वाटर, फिर से बन गया 100 ग्राम सॉल्यूशन। लेकिन दोनों सॉल्यूशन में डिफरेंस है, ध्यान से देखिएगा, डिफरेंस मालूम हो जाएगा। एक में अल्कोहल कम है, दूसरे में अल्कोहल अधिक है। पहला में अल्कोहल कम है तो अल्कोहल सॉल्यूट हो गया, और दूसरे सॉल्यूशन में अल्कोहल अधिक है वाटर से, और इसलिए अल्कोहल सॉल्वेंट हो जाएगा। तो बताओ कोई डाउट यहां तक? कि चूंकि सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो लिक्विड ही सॉल्वेंट होगा, और गैस यहाँ पर सॉल्यूट हो जाएगा। CO2 dissolved in H2O, अमोनिया dissolved in H2O, इन दोनों ही केस में CO2 और अमोनिया गैस है, इसलिए इसको हम लोग समझ जाएंगे कि सॉल्यूट है, और H2O लिक्विड है तो समझ जाएंगे कि ये सॉल्वेंट है। मतलब पूरे चैप्टर में, चूंकि सॉल्यूशन चैप्टर का नाम ही है, इसलिए जो जितने भी तरह का यहाँ पर टॉपिक्स हम लोग करेंगे, ये चैप्टर काफी बड़ा है और बहुत तरह का टॉपिक्स इसमें है, लेकिन हर टॉपिक में सॉल्यूशन आएगा। तो जब हर टॉपिक में सॉल्यूशन आएगा तो हम लोगों को उस हर टॉपिक में ये मालूम होना करना जरूरी रहेगा कि इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या है और इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या है। क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस होगा इस चैप्टर में, जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट निकालना होगा, कभी सॉल्वेंट का अमाउंट निकालना होगा। तो सॉल्यूशन को देख करके पहचानना पड़ेगा कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। और वो पहचानने का तरीका अभी बताया गया कि अगर कोई सॉलिड और गैस डिसॉल्व्ड है लिक्विड में,
अगर कोई सॉलिड और गैस लिक्विड में डिसॉल्व्ड है तो यही सॉलिड और गैस हमेशा सॉल्यूट हो जाएगा और लिक्विड हमेशा सॉल्वेंट होगा। किस तरह के सॉल्यूशन के लिए? तो लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। अगर दो लिक्विड है तो उस केस में हम लोग यहाँ पर जो सीखे हैं कि जिस लिक्विड का अमाउंट अधिक होगा उसको सॉल्वेंट मान लेंगे और जिसका अमाउंट कम होगा उसको सॉल्यूट मान लेंगे। तो अब यहीं से आगे का काम शुरू करते हैं, जिसमें अलग अलग तरह का सॉल्यूशंस होगा और उस सॉल्यूशन पर बेस्ड हम लोगों को कभी सॉल्यूट का अमाउंट, कभी सॉल्वेंट का अमाउंट का कैलकुलेशन करना होगा। जैसा एक क्वेश्चन लिखिए, 25 ग्राम sugar is dissolved in 175 gram of ethanol. Find percent of solute and solvent in solution. क्वेश्चन है कि 25 ग्राम शुगर, 25 ग्राम शुगर को डिसॉल्व किया गया है 175 ग्राम ऑफ इथेनॉल में, तो बन गया एक सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन में कितना परसेंट सॉल्यूट है और कितना परसेंट सॉल्वेंट है, इसका कैलकुलेशन करना है। किसी के पास आंसर है तो बता सकते हैं। डाउट किसी को? डाउट किसी को नहीं ना? नो सर। ठीक है, लिख लीजिए। तो दूसरा एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। दिस इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.1 एनसीईआरटी। कैलकुलेट mass percent of benzene and carbon tetrachloride calculate mass percent of benzene and carbon tetrachloride if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride.
क्लोराइड। अब यहाँ पर कोई सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग से नहीं दिया गया। सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो होगा ही, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि सॉल्यूट का निकालो या सॉल्वेंट का निकालो। सिर्फ कह दिया गया है कि बेंजीन का निकालना है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना है। वेट हो गया दोनों का सम इज 144 ग्राम। परसेंट ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन का वेट है 22 ग्राम आउट ऑफ 144 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। इसी तरह से परसेंट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है CCl4, इक्वल टू 122 डिवाइडेड बाय 144 मल्टीप्लाइड बाय 100। यही कैलकुलेट कर लेना। तो पहले तो हम लोग ये काम कर लिए, जो क्वेश्चन में दिया है उसको कर लिए। अब आप समझना है कि सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। मान लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि ये एनसीईआरटी में जैसा क्वेश्चन है वैसा ही हम जो कहते हो लिखती है, लेकिन मान लीजिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करके कह दिया जाए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का परसेंटेज निकालिए, तो फिर हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि बेंजीन और CCl4 में कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। और इसको पता करने के लिए दोनों बेंजीन का सॉल्यूट, स्टेट, हाँ नहीं, दोनों का स्टेट मालूम होना चाहिए। तो दोनों का स्टेट लिक्विड होता है, बेंजीन भी लिक्विड होता है और CCl4 भी लिक्विड होता है। तब जब दोनों ही कंपोनेंट लिक्विड है तो जिसका अमाउंट अधिक है उसी को मानेंगे सॉल्वेंट। तो अमाउंट किसका अधिक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का, और इसलिए हाँ CCl4 यहाँ पर हो गया सॉल्वेंट और बेंजीन हो गया यहाँ पर सॉल्यूट। लेकिन हम लोग को ये भी ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में जब सॉल्यूट सॉल्वेंट अलग अलग नहीं पूछा गया है तो हम लोग उसमें क्यों कंफ्यूज करें। मान लीजिए कंफ्यूजन में आप बेंजीन को सॉलिड समझ लीजिए या गैस समझ लीजिए या CCl4 को गैस समझ लीजिए, तब गलती हो जाएगी। इसलिए अगर क्वेश्चन में सॉल्यूट सॉल्वेंट अलग अलग नहीं पूछा गया है तो आपको अपने मन से सॉल्यूट सॉल्वेंट करके आंसर नहीं बताना है। हाँ, अगर आप कंफर्म है, हाँ हम एकदम जानते हैं कि 100% श्योर है कि बेंजीन सॉल्यूट है और CCl4 सॉल्वेंट है, तो आप लिख भी सकते हैं कि सॉल्यूट इज दिस मच, सॉल्वेंट इज दिस मच। लेकिन आपका आंसर होना चाहिए बेंजीन का कितना परसेंट और CCl4 का कितना परसेंट। कभी हम लोग सुनते हैं 0.1 मोलर सॉल्यूशन, कभी सुनते हैं 0.5 मोलर सॉल्यूशन, कभी सुनते हैं मोल फ्रैक्शन, कभी सुनते हैं मोलैलिटी। तो ये सब जो टर्म्स है, इन्हीं सारे टर्म्स को कहा जाता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। पहला टर्म है परसेंटेज स्ट्रेंथ, दूसरा टर्म है मोलैरिटी, तीसरा टर्म है मोलैलिटी, चौथा टर्म है मोल फ्रैक्शन, और लास्ट है जिसको कहते हैं PPM शॉर्ट में, और पढ़ते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन किसका पार्ट्स, तो सॉल्यूट का पार्ट। पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 to power 6, 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन ऑफ सॉल्यूशन।